स्वागत है। आज हम एक खास कानूनी दस्तावेज पर डीप डाइव कर रहे हैं। जी। हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 और इसमें भी खास तौर पर धारा 68 से 71 तक। हाँ, ये सेक्शंस काफी महत्वपूर्ण हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई जब किसी सोसाइटी के मैनेजमेंट में मतलब गड़बड़ी हो जाए हाँ, तो सरकार क्या कर सकती है, कैसे दखल देती है, भंग कर सकती है, मिला सकती है। बिल्कुल। इसमें सरकार और जो अधिकारी नियुक्त होते हैं उनकी शक्तियों की बात है। हाँ, तो देखते हैं क्या पावर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी, ये धाराएं एक तरह से वो पूरा फ्रेमवर्क बताती हैं कि सरकार कब और कैसे निगरानी रख सकती है या हस्तक्षेप कर सकती है। खासकर जब गवर्निंग बॉडी ठीक से काम ना कर रही हो। बिल्कुल, जब प्रबंधन समिति अपने काम में फेल हो रही हो। और दिलचस्प बात यह है कि सरकार को कितना अधिकार दिया गया है ये देखना। तो सबसे पहले उठाते हैं धारा 68। इसमें अगर गवर्निंग बॉडी हटा दी जाती है जी, तो एक प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होता है। इसका क्या मतलब है, क्या असर पड़ता है सोसाइटी पर? हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली सरकार का नुमाइंदा होता है, रजिस्ट्रार जनरल के अंडर काम करता है। अच्छा। और उसे गवर्निंग बॉडी के मतलब सारे या कुछ अधिकार मिल जाते हैं। समझिए कि वो टेम्पररी तौर पर सोसाइटी का पूरा चार्ज ले लेता है। कितने टाइम के लिए? शुरू में ये नियुक्ति 2 साल तक के लिए होती है। 2 साल? हाँ, लेकिन सरकार इसे बढ़ा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक। 5 साल, ये तो काफी लंबा टाइम है। तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ रोज का काम देखता है, डे टू डे मैनेजमेंट? नहीं, सिर्फ वो नहीं। ये जरूरी है कि कानून कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले हाँ? सोसाइटी के जो नियम है, बायलॉज है और एक्ट के हिसाब से नई गवर्निंग बॉडी या कॉलेजियम के चुनाव करवाने की कोशिश करनी होगी। अच्छा, तो चुनाव करवाना भी उसकी जिम्मेदारी है? जी हाँ, ये एक अहम जिम्मेदारी है। और हाँ, उसको जो सैलरी या मेहनताना मिलता है वो कहाँ से आता है? वो सरकार तय करती है, लेकिन पैसा सोसाइटी के अपने फंड से ही दिया जाता है। ओके, तो ये एक तरह से सिचुएशन को ठीक करने, पटरी पर लाने का मैकेनिज्म है। हाँ, कह सकते हैं। पर क्या होता है अगर हालात इतने बिगड़ जाएं कि भाई चुनाव ही ना हो पाए या सोसाइटी चली ना पाए, फिर? हाँ, यहीं पर अगली धाराएं आती हैं, 69 और 70। डिसोल्यूशन मतलब सोसाइटी को भंग करना। सही, ये ज्यादा सीरियस स्टेप है। सरकार किसी सोसाइटी को भंग करने का मतलब डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। लेकिन ऐसे ही कभी भी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पहले सोसाइटी को कारण बताओ नोटिस देना होता है, मतलब उन्हें मौका मिलता है अपनी बात रखने का। अच्छा, सुनवाई का मौका। जी, और सरकार को भी अपने फैसले का कारण लिखित में बताना पड़ता है। और कारण क्या हो सकता है भंग करने का? क्या सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटर की रिपोर्ट काफी है कि चुनाव नहीं हो सकते? रिपोर्ट करता है कि भाई नई गवर्निंग बॉडी बनाना मुमकिन नहीं लग रहा, तो सरकार डिसोल्यूशन पर विचार कर सकती है। और जब सोसाइटी भंग होती है तो पहले उसकी सारी देनदारियां मतलब लायबिलिटीज चुकाई जाती हैं। ठीक है। फिर जो भी प्रॉपर्टी बचती है, मूवेबल इमूवेबल मतलब चल अचल संपत्ति, वो सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। और फिर उस प्रॉपर्टी का क्या होता है, सरकार रख लेती है? नहीं, उसे किसी दूसरी सोसाइटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसके उद्देश्य वैसे ही हों, मिलते जुलते। और अगर ऐसी कोई सोसाइटी ना मिले तो वो प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर की कस्टडी में रहती है तब तक जब तक वैसी ही उद्देश्यों वाली कोई नई सोसाइटी बन न जाए। और सबसे जरूरी बात यह है कि भंग होने पर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और उसकी जो कानूनी पहचान है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट स्टेटस वो खत्म। मतलब वो संस्था ही खत्म हो जाती है? बिल्कुल, उसका वजूद ही खत्म। ये तो बहुत बड़ा कदम है, सोसाइटी का अस्तित्व ही मिटा देना। लेकिन क्या सरकार के पास सिर्फ यही ऑप्शन है, भंग करना, या वो स्ट्रक्चर बदल भी सकती है, जैसे मिलाना या बांटना? हाँ बिल्कुल, अगला सेक्शन धारा 71 इसी बारे में है। ये सरकार को शक्ति देती है कि अगर उसे लगे कि व्यापक जनहित में जरूरी है। ये व्यापक जनहित वाली बात थोड़ी वेग से नहीं है? मतलब क्या है इसका प्रैक्टिकली? है तो सही, ये टर्म काफी ब्रॉड है। मतलब सरकार को लग सकता है कि 2 सोसाइटीज को मिलाने से उनका काम बेहतर होगा, रिसोर्स अच्छे से इस्तेमाल होंगे। या शायद कोई झगड़ा हो सोसाइटी में। हाँ, या किसी सोसाइटी में इतना डेडलॉक हो मतलब गतिरोध कि उसे बांटना ही ठीक लगे, तो सरकार एक सोसाइटी को 2 या ज्यादा में बांट भी सकती है या 2 या ज्यादा को मिलाकर एक कर सकती है, अमेलगमेशन। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या सोसाइटी से पूछा जाता है? हाँ, प्रोसेस है।
ऐसा करने से पहले जो भी संबंधित गवर्निंग बॉडी है या हैं, उन्हें प्रपोजल बताना होता है और उन्हें मौका देना होता है कि अगर वो इसके खिलाफ है तो अपनी बात रखें, अपना रिप्रेजेंटेशन दे। अच्छा। और ये पावर तब भी इस्तेमाल हो सकती है जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर या एड हॉक कमिटी सोसाइटी चला रही हो, मतलब नॉर्मल गवर्निंग बॉडी ना हो। तब भी तो कुल मिलाकर ये सारे सेक्शंस देखें तो एक तस्वीर उभरती है कि हरियाणा में जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं जी, उन पे सरकार का काफी कंट्रोल रह सकता है। मतलब जरूरत पड़ने पर मैनेजमेंट टेक ओवर से लेकर पूरी तरह भंग करने। या फिर इसका पूरा ढांचा ही बदल देना, जैसे मिलाना या बांटना। बिल्कुल, ये एक तरह से सोसाइटी की अपनी स्वायत्ता और सरकार की तरफ से एक जवाबदेही या निगरानी, इसके बीच का संतुलन साधने की कोशिश है। हाँ, एक बैलेंस बनाने की कोशिश लगती है। निश्चित रूप से ये फ्रेमवर्क गड़बड़ी होने पर इंटरवीन करने की इजाजत तो देता है, लेकिन साथ में प्रोसेस भी बताता है, जैसे अपनी बात रखने का मौका देना वगैरह। पर ये हमेशा एक सवाल रहता है कि स्टेट का कंट्रोल कितना हो और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी ऑटोनॉमी कितनी। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। सही कहा। तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं इसमें सोचने के लिए। जी, ये जानते हुए कि सरकार के पास हस्तक्षेप करने की ये सब शक्तियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने से लेकर भंग करने तक, क्या इसकी सिर्फ संभावना ही, मतलब ये पता होना कि ऐसा हो सकता है, राइट। क्या ये उन तरीकों को प्रभावित कर सकता है जिनसे सोसाइटीज खुद को चलाती हैं, तब भी जब सब ठीक चल रहा हो? ये सोचने वाली बात है। क्या इस डर से ही गवर्नेंस पर असर पड़ता है? बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।